हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज के वीडियो लेक्चर में हम छत्तीसगढ़ बोर्ड की क्लास 7 की हिस्ट्री की बुक का चैप्टर 8 लाइफ इन द मुगल टाइम्स के बारे में देखेंगे। तो ये जो है ये लास्ट चैप्टर है। तो हमने क्लास 7 में काफ़ी सारी चीज़ें को बारे में देख लिया हमने। मतलब बहुत सारी जो सुल्तनत एरा जो थी उनके बारे में देखा। फिर हमने मुगल एम्पायर के बारे में देखा, मुगल एम्पायर के जो पहले शासक थे बाबर के बारे में देखा। फिर उसके बाद हमने हुमायूं के बारे में देखा, अकबर के बारे में देखा। फिर अकबर के बाद जो रूलर्स थे उनके बारे में देखा, औरंगजेब के बारे में देखा। फिर हमने इससे पहले वाला जो चैप्टर है उसमें हमने रिवॉल्ट्स एंड रिबिलियंस है ना, जो विद्रोह हुए मुगल एम्पायर के जो लास्ट के जो रूलर्स थे उनके खिलाफ में, ठीक है, जो टैक्सेस उन्होंने बढ़ा दिए उसके खिलाफ में रिवॉल्ट्स हुए। जब लोग खुश नहीं थे उनके खिलाफ तब रिवॉल्ट्स एंड रिबिलियंस चालू हुए। इन सारी चीज़ों के बारे में हम पहले के चैप्टर्स में देख चुके हैं। अब ये जो चैप्टर है इसमें हमको लाइफ है ना, लोगों की जिंदगी उस समय कैसे थी, मुगल का जो राज्य था उस समय लोगों की जिंदगी कैसे थी। तो इसमें हमको देखना है राजा महाराजाओं की जो जिंदगी थी वो कैसे थी, जो नोबल्स होते थे, मिडिल क्लास होते थे, उनकी लाइफ कैसे हुआ करती थी, और जो पुअर पीपल है उनकी लाइफ का भी थोड़ा बहुत यहाँ पे विवरण दिया गया है। और हमको देखना है कि उस जमाने में जो है कि कौन से फेस्टिवल्स मनाए जाते थे, त्योहार मनाए जाते थे, मेला मड़ई जो हम छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में बोलते हैं वो कैसे हुआ करता था, कौन से फेयर्स हुआ करते थे। मेले का इंग्लिश में मतलब फेयर, ठीक है। और हमको देखना है क्योंकि उस समय जो रिलीजियस कंडीशंस क्या हुआ करती थी लोगों की, कौन से रिलीजन्स को वो माना करते थे, ये सारी चीजें हम उस चैप्टर में देखेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर्स यू लर्न अबाउट मुगल रूल इन इंडिया। ठीक है, तो इससे पहले वाले चैप्टर में हमने मुगल रूल के बारे में देखा। इन दिस चैप्टर यू विल रेड अबाउट सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड रिलीजियस चेंजेस दैट अकर ड्यूरिंग मुगल पीरियड। तो ये जो चैप्टर है इसमें हम देखेंगे सोशल है ना, सामाजिक, अर्थव्यवस्था और जो कल्चरल है ना, कल्चर और रिलीजियस चेंजेस, हमारी संस्कृति में कौन से चेंजेस थे, और हमारे जो रिलीजन है ना, हमारा जो धर्म है उसमें क्या चेंजेस आए थे मुगल पीरियड के समय में। इन चीजों के बारे में हमको इस चैप्टर में देखना है। इंडिया वॉज नॉन द वर्ल्ड वाइड एज अ रिच कंट्री ड्यूरिंग मुगल पीरियड। और इंडिया जो है मुगल पीरियड में एक बहुत ही रिच कंट्री माना जाता था पूरे संसार में। इट्स वेल्थ अट्रैक्टेड पीपल फ्रॉम सेवरल कंट्रीज। और इसमें जो वेल्थ था ना, इतना जो मतलब लोगों के पास पैसा था, इसलिए बहुत सारी जो कंट्रीज है उसके लोग जो है इंडिया में आकर बसना चाहते थे, और या तो फिर यहाँ पे ट्रेडिंग पर्पज से आया करते थे। यूरोपियन मर्चेंट्स टू केम टू अर्न प्रॉफिट थ्रू ट्रेड, दे लेटर एस्टैब्लिश देयर रूल ओवर इंडिया। तो यूरोपियन मर्चेंट्स जो है वो भी यही सोच लेके आए थे कि वो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे ट्रेडिंग वगैरह करेंगे, ठीक है, यहाँ पे व्यापार करेंगे और बहुत ही ज्यादा मुनाफा, प्रॉफिट मतलब मुनाफा कमाएंगे। और धीरे धीरे जो है वो ट्रेडर से क्या बन गए, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर बन गए, मतलब यहाँ पे उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया। तो हमको सोशल कंडीशन सबसे पहले जो है, जो इंडिया में मुगल एम्पायर के टाइम में जो सोशल कंडीशंस थी लोगों को, उसके बारे में देखना है। द रिचेस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल पीपल ड्यूरिंग द मुगल पीरियड वेयर द एम्परर, हिज फैमिली, द अमीर्स एंड द राजपूत किंग। तो मुगल पीरियड के जो टाइम में जो सबसे ज्यादा रईस लोग होते थे और जिनके पास बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो कौन लोग हुआ करते थे। एक तो जो एम्परर जो राजा है वही, उसकी फैमिली हो गई है ना, उसका जो परिवार हो गया, और उसके जो नोबल्स हो गए है ना, उसके जो जनरल हो गए और उसके जो मिनिस्टर्स हो गए, उनको नोबल कहा जाता है, वो लोग हो गए। और जो राजपूत किंग्स है वो लोग हो गए सबसे ज्यादा मतलब रिचेस्ट और मोस्ट पावरफुल पीपल। द एम्परर वॉज द हाइएस्ट अथॉरिटी इन द मुगल कोर्ट एंड लेड अ वेरी लग्जूरियस लाइफ। तो एम्परर क्या हुआ करता था उसमें, हाईएस्ट अथॉरिटी। मुगल पीरियड में जो है हाईएस्ट अथॉरिटी किसकी हुई करती थी, एम्परर की हुआ करती थी। और वो लोग जो है ना, बहुत ही लग्जूरियस लाइफ मतलब बहुत ही रईसों वाली जिंदगी, एकदम शान और शौकत वाली जिंदगी जिया करते थे। अब हमको आमीर्स के बारे में देखना है। द अमीर्स और नोबल्स वे द पीपल होल्डिंग हाई पोजिशन इन द कोर्ट। तो अमीर्स या फिर नोबल्स है ना, अमीर्स बोल सकते हैं या फिर नोबल्स बोल सकते हैं, ये लोग कौन हुआ करते थे, जिनको हाई पोजिशन दी जाती थी, जो उनका जो कोर्ट हुआ करता था उसमें। तो दे वेयर मिनिस्टर्स, और इनमें कौन कौन से लोग इंक्लूड हुआ करते थे, जो मिनिस्टर्स हो गए, जनरल्स हो गया और गवर्नर्स हो गए ऑफ वेरियस प्रोविंसेस, ठीक है। तो नोबल्स में कौन कौन लोग हो गए, मिनिस्टर्स हो गए, आपके जनरल्स हो गए और गवर्नर्स हो गए।
तो ये क्या हो गया, ये तीनों जो है इसके अंडर जो है हाईएस्ट पोस्ट वाले लोग हुआ करते थे। और दिस एंड इंक्लूडेड टर्क्स, ईरानियंस, इंडियन मुस्लिम्स एंड राजपूत किंग्स। और इसमें कौन से धर्म संप्रदाय के लोग हुआ करते थे, तो टर्क्स रहते थे उसमें, ईरानियंस हुआ करते थे और इंडियन मुस्लिम्स और राजपूत किंग्स भी हुआ करते थे। दे वे ग्रांटेड जागीर्स ऑफ सेवरल विलेजेस फॉर द वर्क दे डिड। और जो काम वो करते थे इसलिए उनको क्या दिया जाता था, जागीर दिए जाते थे अलग अलग विलेजेस के, ताकि वो अपना काम कर सके। तो जागीर, जागीरदार, नोबल्स, ये इसके बारे में हम पहले भी काफी चीजें पढ़ चुके हैं। तो जागीर क्या हुआ करता था, एक पीस ऑफ लैंड, है ना। पीस ऑफ लैंड मतलब उसमें कुछ गांव भी शामिल हो सकते थे, जहां से क्या है, ये जो इनके जनरल्स हो गए, मिनिस्टर्स हो गए, गवर्नर्स हो गए, इनको क्या है टैक्सेस कलेक्ट करना हुआ करता था। और कुछ पार्ट जो है वो अपने सैलरी के रूप में रखते थे और बाकी जो है अपने जो किंग है उसको दे दिया करते थे। दे रिटेन अ लार्ज पार्ट ऑफ द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम द विलेजेस एंड लिव्ड लाइव्स ऑफ लग्जरी इन ग्रैंड पैलेसेस। जैसे कि मैंने बताया कि वो कुछ जो पार्ट है रेवेन्यू का जो कलेक्ट किया करते थे विलेजेस से, उसको अपने पास रखते थे और बहुत ही पैसा इकट्ठा करके एक लग्जरियस लाइफ लिया कर लग्जरियस मतलब एक शान और शौकत वाली जो लाइफ है उसको जिया करते थे और बड़े बड़े पैलेसेस में रहते थे, बड़े बड़े महलों में रहा करते थे। दे अमीर्स वेयर, तो इनके अमीर जो है नोबल्स है वो कौन कौन हुआ करते थे, तर्क से हुआ करते थे, ईरानियन, इंडियन मुस्लिम्स और राजपूत किंग्स। ठीक है, ये यहाँ पे भी दिया हुआ था। तो अब मिडिल क्लास, ठीक है, मिडिल क्लास की लाइफ कैसे हुआ करती थी उसके बारे में हमको देखना है। द सिटीज हैड अ लार्ज मिडिल क्लास कंप्राइजिंग माइनर ऑफिसर्स, सोल्जर्स, मर्चेंट्स एक्सेट्रा। तो सिटीज में जो है ये मिडिल क्लास ग्रुप जो है सिटीज में रहा किया करते थे। और इसमें कौन कौन से लोग हुआ करते थे, जो माइनर ऑफिसर्स हो गए, माइनर मतलब जो छोटे छोटे ऑफिसर्स हो गए वो हो गए, जो सैनिक वगैरह हो गए, और जो मर्चेंट्स हो गए, ठीक है, जो ट्रेडर्स मर्चेंट्स वगैरह हो गए वो लोग। तो सब मर्चेंट्स वेयर वेरी रिच, और कुछ जो मर्चेंट्स हैं वो क्या हुआ करते थे, बहुत ही रिच हुआ करते थे। इन द विलेजर्स द जमींदार्स वेयर वेरी पावरफुल। और ये जो सिटी की बात हो गई, सिटीज में कौन कौन लोग रह रहे हैं, ऑफिसर्स, सोल्जर्स, मर्चेंट एक्सेट्रा, है ना, कुछ क्राफ्ट पर्सन भी हो सकते हैं सिटीज में। और जब विलेजेस की बात करें तो विलेजेस में कौन लोग हुआ करते हैं, जो पीसेंट्स हो गए, है ना, जो फार्मर्स हो गए वो लोग, और जमींदार। तो इन द विलेजेस द जमींदार वेरी पावरफुल। तो विलेजेस में जो है जमींदार जो है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हुआ करते थे, शक्तिशाली हुआ करते थे। दे असिस्टेड द गवर्नमेंट इन कलेक्टिंग टैक्सेस एंड केप्ट द एम्परर इन्फॉर्म्ड अबाउट द वोस ऑफ द पीसेंट्स। तो वो हेल्प किसके, असिस्टेंट मतलब हेल्प क्या करते थे, जो गवर्नमेंट है क्या करने के लिए, टैक्सेस कलेक्ट करने के लिए, और जो एम्परर है उसको इन्फॉर्म करके रखते थे, उनको मतलब जागरूक रखने का काम करते थे कि अगर कोई जो पीसेंट्स है, ठीक है, उनका अगर कोई दुख है ना, उनको मतलब कोई परेशानी है, तो इस तरीके की अगर कोई बात है तो वो जो है एक मिडिल मैन का काम किया करते थे पीसेंट्स और एम्परर के बीच में। अगर पीसेंट्स को कोई परेशानी है, कोई उसको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो वो एम्परर से डायरेक्ट नहीं बोलते थे, वो क्या है जमींदार के पास जाएंगे और जमींदार जो है उनकी बात एम्परर के पास रखेंगे। तो दे ऑल्सो कलेक्टेड अदर लिवीज फ्रॉम द पीजेंट्स इन एडिशन टू लैंड टैक्सेस। तो लैंड टैक्सेस तो कंपलसरी हुआ ही करता था, लेकिन अगर और कोई टैक्सेस है, ठीक है, और कोई लेवीज है, मतलब और कोई अमाउंट उनसे पीजेंट से लेना है, तो वो भी जो है जमींदार कलेक्ट किया करते थे। द लार्जेस्ट सेक्शन ऑफ द विलेज पॉपुलेशन कंप्राइज पीसन्स, क्राफ्टमैन, लेबरर्स, सर्वेंट्स एक्सेट्रा। तो बहुत बड़ा जो सेक्शन है विलेज पॉपुलेशन का वो किससे कंप्राइज हुआ करता था, किससे मिलके बना हुआ होता था, पीसेंट्स, फार्मर्स, क्राफ्ट पर्सन जो क्राफ्ट्स वगैरह का काम करते हैं, लेबरर्स जो लेबर का काम करते हैं, जैसे कि मकान बनाने हो गए, और ब्लैक स्मिथ, आयरन स्मिथ, ये सब जो है लेबर के अंदर आते हैं। और सर्वेंट जो दास वगैरह होते हैं, उस समय के लैंग्वेज के हिसाब से दास जो होते हैं उनको सर्वेंट्स कहा जाता है, जो दूसरों के घरों पे काम करते हैं। तो दिस पीपल्स मोस्टली लेड अ लाइफ ऑफ पॉवर्टी। और ये जो लोग हैं पीसेंट्स, क्राफ्ट पर्सन, लेबर, सर्वेंट्स, तो ये क्या है, गरीबों वाली जिंदगी जिया करते थे। दे वेयर द मोस्ट एक्सप्लॉइटेड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड हैज टू कॉन्स्टेंटली फेस द एट्रोसाइट्स ऑफ जमींदार एंड जागीरदार। तो ये जो है ये बहुत ही मतलब शोषित है ना, शोषित, एक्सप्लॉइटेड मतलब शोषित, ये जो सेक्शन है सोसाइटी का, है ना, जो पॉवर्टी वाला लाइफ जी रही है, ये मोस्ट एक्सप्लॉइटेड मतलब इसको बहुत ज्यादा शोषित किया जाता था। और इनको कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार जो है
फेस करना पड़ता था क्या, अत्याचार। एट्रोसाइड्स मतलब होता है अत्याचार। किसका अत्याचार, जो जमींदार था और जागीरदार थे। क्यों, क्योंकि उनको टैक्सेस देने पड़ते हैं, और टैक्सेस अगर वो नहीं दे पा रहे तो उनको सजा मिलती थी। तो इस तरीके के एक्सप्लॉयटेशन उनको सहने पड़ते थे। तो अब जो मुगल एम्पायर है उस टाइम में छत्तीसगढ़ का क्या हालचाल था उसको हमको दिखना है। द कल्चुरी रूल छत्तीसगढ़ ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था कि जब मुगल एम्पायर का टाइम था तो वो छत्तीसगढ़ में जो है मुगल एम्पायर नहीं था। तो छत्तीसगढ़ में किसका राज था, जो कल्चुरी रूलर्स है उनका राज था। तो ब्राह्मण्स हैड अ हाई स्टेटस इन द सोसाइटी बिकॉज दे परफॉर्म रिचुअल राइट्स एंड ऑल्सो एजुकेटेड द पीपल। तो ब्राह्मण जो है उनका एक हाई क्लास हुआ करता था, हाई स्टेटस हुआ करता था सोसाइटी में। क्यों, क्योंकि वो रिचुअल सारा धार्मिक संस्कार किया करते थे, परफॉर्म किया करते थे, और लोगों को एजुकेट करने का काम, लोगों को शिक्षित करने का काम भी किया करते थे। द किंग्स डोनेटेड विलेजेस टू देम। और जो किंग्स है, जो राजा है, उनको दान में क्या दिया करते थे, विलेजेस दिया करते थे। द क्षत्रियास वेयर द रूलर्स एंड वॉरियर्स। और जो क्षत्रिय क्लास है ना, ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय आता है। 4 क्लासेस हुआ करते थे, है ना। कास्ट सिस्टम में 4 क्लासेस हमने देखा है। तो पहला ब्राह्मण होता था, सेकंड क्षत्रियास, और थर्ड वैश्यास, और फोर्थ शूद्रास। तो शूद्रास जो है एकदम लो कैटेगरी के लोग होते थे, और जो पीशियंस मर्चेंट्स है वो वैश्यास में इंक्लूड होते थे। तो क्षत्रिय जो लड़ाई लड़ने वाले हैं उनको क्षत्रियास कहा जाता था। तो वैश्यास वेयर द रूलर्स एंड द वॉरियर्स। द अदर सोशल क्लास ऑल्सो हैड रेस्पेक्टेड पोजीशन। तो छत्तीसगढ़ में कभी भी क्लास डिस्क्रिमिनेशन वाली बात नहीं दिखी है। तो सारे जो सोशल क्लासेस हैं उनको एक रेस्पेक्टेड पोजीशन दी गई है छत्तीसगढ़ में हमेशा। दस देयर वाज नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन इन छत्तीसगढ़ी सोसाइटी ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो उस समय में कोई भी सोशल डिस्क्रिमिनेशन, है ना, बड़े छोटे वाला कोई भी औधा नहीं था छत्तीसगढ़ में। हर जो क्लास है उसको इक्वल स्टेटस दिया गया। तो Hindu and Muslim men dressed similarly, although there were differences in the mode of dressing between the villages and the city. तो हिंदूज और मुस्लिम जो है उनको जो सोसाइटी है उसमें वो एक ही तरीके के ड्रेसेस पहना करते थे, और उनमें कोई भी मतलब भेदभाव वाला भावना नहीं हुआ करता था। तो अब हमको आगे देखना है फेस्टिवल्स और फेयर्स। फेस्टिवल्स मतलब त्योहार, फेयर्स मतलब मेले। तो मैनी फेस्टिवल्स एंड फेयर्स वे सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। तो मुगल पीरियड के समय में बहुत सारे जो फेस्टिवल, त्योहार और मेले वगैरह हुआ करते थे। हिंदूज एंड मुस्लिम सेलिब्रेटेड दिस फेस्टिवल टुगेदर, द मेन वंस बीइंग दशहरा, दिवाली, होली, ईद, नवरोज, मोहर्रम एक्सेट्रा। तो हिंदू और मुस्लिम है उस समय जो भी त्योहार है उनके वो साथ में सेलिब्रेट किया करते थे। और उसमें जो मेन जो फेस्टिवल्स हैं वो कौन से हैं, दशहरा सब जानते हैं, दिवाली सब जानते हैं, होली, ईद, नवरोज, मोहर्रम। ठीक है, नवरोज भी एक टाइप का फेस्टिवल है, मुहर्रम भी मुस्लिम्स का फेस्टिवल है। तो सारे जो फेस्टिवल्स है वो हिंदू और मुस्लिम जो है एक साथ मनाया करते थे। अकबर पार्टिसिपेटेड इन हिंदू एंड मुस्लिम फेस्टिवल विच फेयर सेलिब्रेटेड इन हिज कोर्ट। तो अकबर जो है पार्टिसिपेट किया करते थे दोनों, है ना, हिंदू और मुस्लिम के जो फेस्टिवल्स है दोनों में। ठीक है, इससे पहले के चैप्टर्स में भी हमने देखा था कि अकबर जो है दिवाली और नवरोज ये फेस्टिवल्स को भी मनाया करते थे। लोगों को वो इजाजत देते थे कि अपना कोई भी वो धर्म है उसको माने, है ना, अपने तरीके से वो रहे। तो पूरी छूट थी अकबर के टाइम में, विच वे सेलिब्रेटेड इन हिज कोर्ट। तो हिंदू और मुस्लिम के सारे फेस्टिवल जो है अकबर के कोर्ट में, अकबर के दरबार पे मनाए जाते थे। Fair organized in large cities like Delhi, Agra, Lucknow, etc. attracted peoples in large number। तो जो मेले वगैरह ऑर्गेनाइज किए जाते थे बड़ी बड़ी सिटीज में, जैसे कि दिल्ली हो गया, आगरा हो गया, लखनऊ हो गया, वहां पे दूर दूर से लोग जो है इकट्ठा हुआ करते थे मेले का मजा लेने के लिए। उर्स वॉज ऑल्सो ऑर्गेनाइज एवरी ईयर एट द मजार्स ऑफ सूफी सेंट्स। तो उर्स क्या होता है, उर्स होता है डेथ एनिवर्सरी ऑफ सूफी सेंट। कोई भी अगर सूफी सेंट है उसकी जो डेथ एनिवर्सरी है उसको उर्स कहा जाता है। तो उर्स जो है हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता था। जो भी सूफी सेंट है ना, जो भी सूफी सेंट है उसके मजार पे ये जो उर्स का फेस्टिवल है, उर्स का मेला है वो वहां पे लगाया जाता था। अदर फेस्टिव ओकेजन सेलिब्रेटेड विथ मच फैन फेयर वियर एम्प्रेस बर्थडे, मैरिज इन द रॉयल फैमिली एक्सेट्रा। और जो फेस्टिवल ओकेजन के अलावा, है ना, जो चीजें मनाई जाती थी एकदम शान शौकत के साथ में, एकदम तड़क भड़क के साथ में, फैन कर मतलब एकदम तड़क भड़क के साथ में, वो क्या हुआ करता था, अगर जो एम्प्रर है, राजा है, उसका बर्थडे हो गया, अगर उसका कोई उनके परिवार में कोई शादी हो गई, तो ये सारी चीजें वहां पे मनाई जाती थी। अब हमको देखना है
रिलीजियस कंडीशंस क्या थे उस समय, जो रिलीजन मतलब जो धर्म है उसकी क्या कंडीशन थी। तो मुगल एम्परर्स वे फॉलोवर ऑफ इस्लाम बट दे रेस्पेक्टेड ऑल रिलीजन। तो मुगल एम्परर्स जो है वो मुस्लिम हुआ करते थे, तो वो फॉलोवर किसके थे, इस्लाम के थे, लेकिन वो सारे जो रिलीजन है उनको रेस्पेक्ट दिया करते थे। एम्परर अकबर एंड जहांगीर स्टडीड अदर रिलीजन्स टू अंडरस्टैंड देम बेटर। तो अकबर जो है और जहांगीर जो है ये दूसरे जो धर्म है उनकी किताबों को वे पढ़ा करते थे, ताकि वो उनको, क्योंकि उनका एम्पायर इतना बड़ा है, जो मुगल एम्पायर इतना बड़ा है, उसमें सारे धर्म के लोग रहते हैं। तो वो क्या चाहते थे कि वो अलग अलग धर्म के जो लोग हैं उनको भी अच्छे से समझ सके, इसलिए वो दूसरे के जो धर्म है, जैसे कि हिंदू धर्म हो गया, पारसी धर्म हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गया, ये सारे धर्म के जो लोग हैं उनको उनकी भी जो रिलीजन की किताबें हैं उसको पढ़ा करते थे, ताकि वो उनको अच्छे से समझ सके। तो दे इन्वाइटेड Hindu sadhu, Jain munis, Christian priests, and Muslim Maulvis to their court for disclosure on religion and foster religious tolerance। ठीक है, तो ये वो जो मुगल एम्परर्स हैं वो इनवाइट किया करते थे, मतलब न्योता दिया करते थे हिंदू रिलीजन के जो साधु हो गए, जैन्स के मुनीस हो गए, क्रिश्चियंस के प्रीस्ट हो गए, है ना, अलग अलग रिलीजन के जो मुख्य लोग हैं उनको इनवाइट किया करते थे अपने कोर्ट में, ताकि वो डिस्कस कर सके। एक मीटिंग है, डिस्कोशन मतलब डिस्कशन, ठीक है, डिस्कशन डिस्कशन होता है डिस्कोशन का मतलब, ताकि धर्म के से रिलेटेड वो वहां पे मीटिंग हेल्ड कर सके और फॉस्टर कर सके, मतलब बढ़ावा दे सके, प्रोत्साहित कर सके रिलीजियस टॉलरेंस को, मतलब एक दूसरे का जो रिलीजन है उसको सहने के लिए। मतलब अगर हम हिंदू हैं और हमारे सामने कोई मुस्लिम है, तो ये बात नहीं होती है कि हम वो मुस्लिम है तो उसके धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोले, नहीं भी, जैसा हमारा धर्म है वैसा उसका भी धर्म है, तो हम एक दूसरे के धर्म के प्रति क्या है, सहनशील रहें। इस चीज को बढ़ावा देते थे अकबर इवन हैड बुक्स ऑफ अदर रिलीजन ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन सो दैट हिज कोर्टियर्स कुड अंडरस्टैंड दिस रिलीजियस बेटर। और अकबर ने, है ना, अकबर ने क्या किया था, बुक्स अदर रिलीजन की जो बुक है उसको ट्रांसलेट किया था, उसका और उसको दूसरे लैंग्वेज में लिखवाया था, मतलब कौन सा उनका लैंग्वेज था, पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाया था, ताकि जो उनके जो कोर्टियर्स है, मतलब कोर्ट में जो उनके मिनिस्टर्स हैं और उनके जो गवर्नर्स हैं, वो इनको बुक को पढ़ें और जो उनकी जो रिलीजन है उनको अच्छे से समझ सके। तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, मीराबाई, रहीम, गुरु नानक वेर द सेंट्स ऑफ दिस पीरियड हु प्रेज्ड रिलीजन रेस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन। और इस समय जो है ना, जो ये नाम दिए गए हैं, तुलसीदास हो गया, कबीरदास हो गया, सूरदास हो गया, मीराबाई हो गया, रहीम हो गया, गुरु नानक हो गया, ये सारे जो सेंट्स थे वो उस समय के सेंट्स हैं, जो उस समय जो है धर्म का उपदेश, है ना, धर्म का उपदेश जो अपने अपने रिलीजन है उनमें दिया करते थे। इट वॉज ड्यूरिंग द मुगल पीरियड दैट कबीर पंथीज केम टू छत्तीसगढ़। और मुगल पीरियड वही समय है जब कबीर पंथी जो है यहाँ पे आए। ठीक है, कबीर पंथी जो है यहाँ छत्तीसगढ़ में आए और यहाँ पे उन्होंने कबीर धर्म जो है उनका फैलाव किया। तो दे स्प्रेड देयर आइडियाज इन द विलेजेस इन्फ्लुएंसिंग द लाइफ ऑफ पीपल। तो दे मतलब यहाँ पे जो कबीर पंथी जो है वो यहाँ पे छत्तीसगढ़ के कई गांव में घूम घूम के उन्होंने जो है उनके उपदेश को फैलाया, उनकी जो बातें हैं उनको लोगों तक पहुंचाई और जो लोगों का जो लाइफ है उसको उन्होंने प्रभावित किया कि हाँ भाई हमको कबीर धर्म को मानना है। तो दामाखेड़ा situated 55 किलोमीटर फ्रॉम रायपुर on the Raipur Bilaspur highway is the major pilgrimage spot of कबीर पंथी। सो दामाखेड़ा जो है, जो 55 किलोमीटर है रायपुर से, ये मेजर पिलग्रिम मतलब तीर्थ स्थान है जो कबीर पंथी है उनका। तो देवी पूजा और वर्शिप ऑफ शक्ति ऑल्सो बिकेम वाइड स्प्रेड इन छत्तीसगढ़ ड्यूरिंग द रेन ऑफ कलचुरी किंग्स। तो कलचुरी किंग जब छत्तीसगढ़ में कलचुरी किंग्स थे तो बाकी जगह जो है मुगल साम्राज्य था। तो यही वो टाइम है जब देवी पूजा, ठीक है, या तो वर्शिप ऑफ जो शक्ति है, जो शक्ति पूजा है ना, जो छत्तीसगढ़ में उस समय जो है ज्यादा प्रचलित हुई, किस समय, मुगल्स के टाइम में। और उस समय छत्तीसगढ़ में किसका राज था, कलचुरी किंग्स का। द ब्राह्मण प्रीस्ट एस्ट्रोलॉजर्स एंड मिस्टिक्स हु वेयर द स्पिरिचुअल एंड
इंटेलेक्चुअल गाइड्स ऑफ द किंग्स प्लेड ए मेजर रोल इन देयर स्प्रेड। तो उस समय जो ब्राह्मण्स थे, ठीक है, ब्राह्मण प्रीस्ट मतलब पुजारी, एस्ट्रोलॉजर्स जो ज्योतिष होते हैं उनको, और मिस्टिक जो साधु होते हैं उनको कहा जाता है। तो ये वो लोग थे जिन्होंने स्प्रेड किया, है ना, जिन्होंने फैलाया जो स्पिरिचुअल, है ना, आध्यात्मिक और इंटेलेक्चुअल, मतलब जो बौद्धिक, है ना, जो ये किंग्स के बौद्धिक गाइड्स हुआ करते थे, स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल गाइड्स हुआ करते थे, इन्होंने मेजर रोल प्ले किया इनका फैलाव करने के लिए। Well-known goddesses included Mahamaya of Ratanpur, बलेश्वरी देवी ऑफ डोंगरगढ़ एंड दंतेश्वरी देवी ऑफ दंतेवाड़ा। तो यहाँ पे जो मेजर जो भगवान हुआ करते थे, मेजर जो देवी देवता हुआ करते थे, वो कौन से हुआ करते थे? जो गॉडेस हो गई महामाया, रतनपुर, बम्बलेश्वरी देवी और डोंगरगढ़ की जो दंतेश्वरी माता, ये सारे जो मंदिर है इसको आप जानते ही होंगे। तो महामाया जो है रतनपुर में है, बम्बलेश्वरी देवी डोंगरगढ़ में है और दंतेश्वरी दंतेवाड़ा में। और माता देवाला had a significance in village, while Rajiv Lochan of Rajim and Dudadhari Mandir of Raipur were recognized as a place of faith and worship। तो माता देवाला जो होता है वो स्पेशल सिग्निफिकेंस है, ठीक है, इस तरीके का एक मातर बोलते हैं, ठीक है, जो दिवाली के बाद होता है, तो माता दिवाला उसी को कहा जाता है। तो ये इसका बहुत ही महत्व था विलेजेस में। और जो राजीव लोचन टेम्पल है राजीव में उसका महत्व है। दूधाधारी मठ है, मंदिर जो है रायपुर में, वो भी एक बहुत ही मतलब रिकॉग्नाइज, मतलब बहुत ही पहचान वाला जगह है ना, फेथ और वर्शिप का। तो अब आगे हमको इकोनॉमिक कंडीशंस क्या हुआ करती थी मुगल टाइम में, जो अर्थव्यवस्था है, ठीक है, तो उसका क्या हाल चाल था उस समय, उसके बारे में हमको देखना है। As in early times, agriculture continued to remain the main economic activity of the people during the Mughal period। तो जैसे कि हम देखते आ रहे हैं कि शुरू से ही जो अर्ली टाइम्स है, जब अर्ली मैन ने खेती बाड़ी से की, उस समय से ही जो एग्रीकल्चर है वो मेन ऑक्यूपेशन हुआ करता था, मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ करती थी। जैसे जहाँ से लोग पैसे कमाया करते थे, इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब जहाँ से लोग लाइवलीहुड कमाया करते हैं, तो वो एग्रीकल्चर भी उस समय मुगल पीरियड में मेन एक्टिविटी थी। However, the peasants began cultivating many new crops in addition to traditional crops। तो जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स हुआ करते थे, अब ट्रेडिशनल क्रॉप क्या हो गया आपका, जो लोग पहले समय से खाते आ रहे हैं। तो सबसे पहले जो ट्रेडिशनल क्रॉप जैसे राइस हो गया, सेसमे सीड्स हो गया, वीट हो गया, बार्ले हो गया, इसको छोड़ के अब पीसेंट्स जो है, जो किसान जो है, वो नए क्रॉप्स उगाना चालू कर रहे हैं। Before Mughal time, Indian peasants did not know vegetables like potatoes, pumpkin, tomatoes, peas, etc। तो मुगल टाइम के पहले जो इंडियन पीसेंट्स है, वो जो ये वेजिटेबल्स हो गए, जैसे टोमेटोज हो गया, पोटैटोज हो गया, पम्पकिन्स हो गया, इनके बारे में नहीं जानते थे। तो दिस वेजिटेबल्स वे आर बॉट फ्रॉम साउथ अमेरिका बाय यूरोपियन मर्चेंट्स। और जो यूरोपियन मर्चेंट्स यहाँ इंडिया में आए मुगल टाइम में, तो वो अपने साथ जो है ये चीजों को लेके आए। ताज्जुब हो रहा होगा ना कि पोटैटो जो है और टोमेटो जो है, पोटैटो और टोमेटो हमारे खाने में अधिकतर यूज होता है। ऐसा कोई दिन नहीं होता, है ना, पोटैटो के बगैर तो चल जाता है, लेकिन टोमेटो के बिना तो नहीं होता। हमारी सब्जियों में बहुत ज्यादा यूज किए जाने वाली चीजें हैं। तो मुगल टाइम के पीरियड से पहले लोग इसके बारे में नहीं जानते थे। तो ट्रेडर्स इसको कहाँ से लेके आए हैं? साउथ अमेरिका से। तो पीसन्स हैड टू पे अ लार्ज पोर्शन ऑफ देयर प्रोड्यूस एट टैक्सेस। तो जैसे कि हम पहले से जानते आ रहे हैं, पहले के चैप्टर्स में हमने देखा है, जो पीसन्स हैं उनको क्या है, बहुत ही लार्ज पोर्शन जो है अपने प्रोड्यूस का एज अ टैक्स देना पड़ता था। एट अ टाइम कई बार ऐसा होता था हाफ, है ना, पूरा जो प्रोड्यूस का हाफ है वो भी देना पड़ता था, या फिर 1/3। द अमाउंट वॉज 1/3 द वैल्यू ऑफ द प्रोड्यूस ड्यूरिंग अकबर रिंग। और अकबर के टाइम में जो है ये क्या था, 1/3 वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस हुआ करता था, बट इट केप्ट इंक्रीजिंग। और धीरे धीरे जैसे कि मैंने बताया कि 1/3 से ये बढ़कर हाफ तक हो गया था। द जमींदार ऑल्सो कलेक्टेड सेवरल अदर लेवीज फ्रॉम देम। और जमींदार जो है उनसे अलग अलग तरीके से अमाउंट्स भी लिया करते थे। लेवीज मतलब कोई अमाउंट जो है जिसको आपको देना है, जो आपकी अथॉरिटी है उसको आपको देना है। सो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीसेंट्स वाज क्वाइट माइजरेबल, ऑल्दो सम ऑफ देम वेयर वेल ऑफ एंड प्रॉस्परस। तो इकोनॉमिक कंडीशन जो थी उस समय जो पीसेंट्स थे उनके, वो क्वाइट माइजरेबल थी। माइजरेबल मतलब एकदम दयनीय थी, है ना, वो बहुत ही गरीब स्थिति में जीते थे। उनके पास कोई मतलब सुख शांति और मतलब एक अच्छा लाइफ नहीं था। लेकिन इसमें से ऐसा नहीं कि सारे की कंडीशंस माइजरेबल थी, कुछ जो है
जिनकी कंडीशन अच्छी थी और जो अच्छा एक प्रॉस्परस लाइफ है ना, एक शान और शौकत वाली जिंदगी भी जिया करते थे। अब हमको देखना है लास्ट सेक्शन जो है इसमें ट्रेड, उसके बाद हम आर्ट और लिटरेचर के बारे में देखेंगे। तो ट्रेड, तो उस समय व्यापार क्या हुआ करता था, ठीक है, व्यापार कैसे हुआ करता था। अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर पीपल वेयर एंगेज इन सेवरल अदर ट्रेड्स। तो एग्रीकल्चर को छोड़ के लोग जो है मतलब कुछ अलग अलग ट्रेड्स में भी एंगेज हुआ करते थे, बिजी हुआ करते थे। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप ड्यूरिंग 17th सेंचुरी। तो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जो कपड़े बनाने की जो इंडस्ट्री है, वो 17th सेंचुरी में डेवलप होने लगी, बढ़ने लगी। मसलिन क्लॉथ फ्रॉम ढाका, जरी वर्क ऑफ बनारस, कॉटन फ्रॉम बंगाल, बिहार एंड गुजरात एंड द वुलन्स ऑफ कश्मीर वे फेमस अराउंड द वर्ल्ड। तो ये जो सेक्शन है ना, ये ट्रेड का, इंडस्ट्रीज का, ये हम 8th क्लास, जब आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तब आप इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है जो मसलिन क्लोथ है ढाका का, जरी वर्क है बनारस का, और कॉटन का बंगाल है ना, कॉटन है जो बंगाल, बिहार और गुजरात में बनाया जाता था, और वुलन्स है ना जो गर्म कपड़े कश्मीर में बनाए जाते थे, वो सिर्फ इंडिया में ही फेमस नहीं था, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वहीं बस फेमस नहीं था, ये पूरा जो वर्ल्ड है उसमें फेमस था। ट्रेड फ्लरिश इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स एंड ट्रेड रिलेशंस वे डेवलप्ड विद मेनी फॉरेन कंट्रीज। तो ट्रेड जो है वो फलने फूलने, फ्लरिश मतलब फलने फूलने लगा, है ना, बढ़ने लगा, अलग अलग जो पार्ट्स है इंडिया के एंशिएंट टाइम्स से ही, और ट्रेड रिलेशंस बनने लगे जो फॉरेन कंट्रीज के जो लोग हैं उनसे भी। मर्चेंट्स फ्रॉम दिस कंट्रीज वुड बाय कॉटन, इंडिगो, ओपीएम, ब्लैक पेपर फ्रॉम इंडिया एंड सेल गोल्ड, सिल्वर, रॉ सिल्क, वेलवेट एक्सेट्रा हियर। तो मर्चेंट्स जो है उस समय जो आते थे हमारी कंट्री में, वो यहाँ से क्या खरीद के ले जाते थे, कॉटन, है ना, कॉटन के कपड़े। इंडिगो, इंडिगो एक प्लांट होता है जिससे कलर, है ना, कपड़ों को कलर करने के लिए डाई बनाया जाता है। तो डाई कलर, ठीक है, इंडिगो एक ब्लू, एकदम डार्क ब्लू कलर का कलर होता है जो एक प्लांट से बनाया जाता है। तो इसका प्रोसेस होता है जो हम बाद में देखेंगे, 8th क्लास में भी हम देखेंगे। और ओपीम, ठीक है, ओपीम जो है, ठीक है, नशा करने की एक चीज होती है जो लोग मतलब उस समय यूज किया करते थे, ओपीम, ठीक है। और ब्लैक पेपर जो काली मिर्च होती है वो इंडिया से वो लेके जाते थे, और यहाँ पे क्या बेचा करते थे, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, रॉ सिल्क हो गया, और वेलवेट यहाँ पे बेचा करते थे। मर्चेंट्स फ्रॉम पोर्टुगल, इंग्लैंड एंड फ्रांस केम टू इंडिया इन 16th एंड 17th सेंचुरी। तो कहाँ कहाँ के व्यापारी आते थे यहाँ पे, पोर्तुगल से, इंग्लैंड से और फ्रांस से इंडिया में 16th सेंचुरीज में लोग आए यहाँ पे व्यापार करने के लिए। दे केम बाय सी रूट which was discovered in 1498 by Portuguese sailors named Vasco da Gama। तो ये कौन से सी रूट से आते थे, ठीक है, ऐसा सी रूट जिसे पोर्चुगीज सेलर वास्को डे गामा ने डिस्कवर किया था 1498 में। तो पोर्चुगीज सेलर वास्को डे गामा जो है पहले व्यक्ति थे जो ट्रेडिंग पर्पज से यहाँ इंडिया आए 1498 में। इंडियन मर्चेंट्स वेलकम यूरोपियन ट्रेडर्स एज दे गेव देम एक्सेस टू यूरोपियन मार्केट। तो इंडियन मर्चेंट्स जो हैं वो यूरोपियन ट्रेडर्स जो हैं उसको मतलब उनको वेलकम किया करते थे, यहाँ पे बढ़ावा दिया करते थे। क्यों? क्योंकि वो मतलब इंडिया और यूरोपियन मार्केट्स है ना, इंडिया में जो यूरोपियन मार्केट्स हैं उसको, उनके प्रोडक्ट्स को ला रहे थे, और इंडिया के जो प्रोडक्ट्स उसको बाहर लेके जा रहे थे, तो इसलिए उनको वेलकम किया करते थे। तो हम आगे अब देखेंगे आर्ट और लिटरेचर के बारे में। तो मुगल एरा हैज ए प्लेस इन हिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर। तो मुगल एरा की जो टाइम है उस समय जो है इंडिया में आर्ट और कल्चर बहुत ही हद तक फैलने लगा, एक स्पेशल प्लेस है, ठीक है। तो आर्किटेक्चर, पेंटिंग्स, म्यूजिक एंड लिटरेचर फ्लरिश ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो ये जो पीरियड है इस समय जो आर्किटेक्चर हो गया, जो बिल्डिंग्स वगैरह बनाने का काम हो गया, पेंटिंग्स हो गए, म्यूजिक और लिटरेचर हो गया, ठीक है, ये इस समय बहुत ही ज्यादा फलने फूलने लग गए, ठीक है। फलने फूलने लग गए मतलब पेड़ की तरह फलने फूलने नहीं लग गए भाई, फ्लरिश होने मतलब फैलने लग गए, बढ़ावा मिला उस चीजों को। देयर वॉज आउटस्टैंडिंग डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर। मतलब बहुत ही आउटस्टैंडिंग डेवलपमेंट, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलपमेंट हुआ आर्किटेक्चर का। तो ताजमहल आप सभी जानते हैं आगरा में है। तो ताजमहल मुगल साम्राज्य के जो राजा थे शाहजहां, उन्होंने बनाया। और ऐसी बहुत सारी इमारतें जो है मुगल एम्परर्स जो हैं उन्होंने बनाया। अकबर ने बहुत सारी चीज़ों को मतलब बहुत सारी बिल्डिंग्स को बनाया है। फिर औरंगजेब ने भी काफ़ी सारी बिल्डिंग्स बनवाए। शाहजहां जो थे वो खुद एक बहुत ही बड़े, बहुत ही अच्छे आर्किटेक्ट थे, उन्होंने बहुत सारी बिल्डिंग्स को डिज़ाइन भी किया है। तो
सारी चीजें जो हम आगे और देखेंगे। वन कैन सी द ब्यूटिफुल ब्लेंड ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन फॉर्म्स एंड पर्शियन एंड सेंट्रल एशियन आर्किटेक्चर इन सेवरल बिल्डिंग्स ऑफ दिस पीरियड। और ये वो समय है जब आप ब्यूटीफुल ब्लेंड देखेंगे, ब्लेंड मतलब मिक्सचर देखेंगे, है ना। इंडियन फॉर्म्स जो है बिल्डिंग्स बनाने का, पर्शियन स्टाइल हो गया और सेंट्रल एशियन जो आर्किटेक्चर है, ये तीनों फॉर्म का मिश्रण देखेंगे हम बिल्डिंग्स बनाने के स्ट्रक्चर में। तो its striking aspects include the scale and proportion of building, their magnificence and the landscape garden। तो इसमें जो आप स्ट्राइकिंग एस्पेक्ट मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पॉइंट इसमें हम देखेंगे वो क्या है, स्केल और प्रोपोर्शन, है ना। किस तरीके से बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाया जा रहा है, किस स्केल में बनाया जा रहा है, कौन सा प्रोपोर्शन में बनाया जा रहा है, कितना वो बड़ा है। और ये जो बिल्डिंग्स है, सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं हुआ करते थे, इसके साथ में बहुत ही सुंदर गार्डन्स, है ना। मुगल्स जो रूलर्स थे, बाबर, है ना, बाबर के टाइम से मुगल रूलर्स जो थे उनको गार्डन्स में भी बहुत इंटरेस्ट था। वो बहुत ही सुंदर सुंदर गार्डन्स बनाया करते थे, उनके गार्डन्स के पैटर्न्स भी हुआ करते थे, ठीक है। तो उनको बहुत इंटरेस्ट था ये सारी चीजों में। द बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड ऑन रेस प्लेटफॉर्म यूज्ड रेड एंड व्हाइट मार्बल्स एंड हैड डोम्स ऑफ वेरियस शेप्स, डेकोरेटेड आर्चेस, broad drooping eaves and other decorative features। तो ये जो बिल्डिंग्स हैं उनको थोड़ा ऊंचाई में बनाया जाता था। जैसे आप ताजमहल देख रहे हैं, ये थोड़ा ऊंचा, है ना, ऊंचाई में बना हुआ है। और इसमें रेड और व्हाइट मार्बल जो है, जैसे ताजमहल आप देखेंगे व्हाइट मार्बल से बना हुआ है। अगर आप रेड फोर्ट की बात करें तो वो रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है। तो ये इस तरीके के जो पत्थर है बाहर देशों से भी मंगवा के वो बनाया करते थे। और ये सादा नहीं हुआ करते थे, इसमें बहुत सारे मीनारेट्स, है ना, बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन भी बने हुए करते थे। तो और इसमें बहुत अलग अलग डोम के शेप्स यूज किया करते थे। जैसे ये जो है इसे डोम शेप कहा जाता है। और अलग अलग डेकोरेटेड आर्चेस हुआ करते थे। आर्चेस, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला जो पोर्शन है ये आर्चेस है। और ब्रॉड ड्रूपिंग ईव्स, ब्रॉड ड्रूपिंग ईव्स मतलब अगर कोई छत है, तो इसमें नहीं दिख रहा है, अगर कोई छत है, ठीक, जैसे कि अगर ये कोई छत है, ठीक है, ये बिल्डिंग है, ठीक है, समझाने के लिए बता रही हूँ, ड्राइंग पे हंसेंगे नहीं। तो ये जो बिल्डिंग है ये छत है, तो यहाँ पे अगर कोई डेकोरेशन है, ये यहाँ पे कुछ डिजाइन वगैरह बने हुए हैं, तो इसको क्या बोला जाता है, ब्रॉड ड्रूपिंग ईव्स कहा जाता है। एंड अदर डेकोरेटिव फीचर, और बहुत सारे जो डेकोरेटिव फीचर्स है वो भी यहाँ पे यूज किया जाता था। तो हुमायूंस टॉम इन दिल्ली इज अ मिक्सचर ऑफ इंडियन एंड पर्शियन आर्किटेक्चर। तो हुमायूं का जो टॉम है, मकबरा है दिल्ली में, वो इंडियन और पर्शियन आर्किटेक्चर का क्या है, मिश्रण है। अकबर एस्टैब्लिश द सिटी ऑफ फतेहपुर सिकरी एंड बिल्ट रेड फोर्ट इन आगरा। तो अकबर ने जो है फतेहपुर सिकरी का सिटी बनाया और वहां पे रेड फोर्ट आगरा में बनाया। तो ही हैड बिल्ट, और अकबर ने और क्या क्या बनवाया, बुलंद दरवाजा हो गया, जामा मस्जिद हो गया, टॉम ऑफ शेख सलीम चिश्ती, ठीक है, ये सारे जो बिल्डिंग्स है ये अकबर ने बनवाए फतेहपुर सिकरी में। तो व्हाइट मार्बल वाज वाइडली यूज्ड इन द आर्किटेक्चर ड्यूरिंग शाहजहां टाइम। तो शाहजहां के टाइम में व्हाइट मार्बल का काफी ज्यादा यूज हुआ। द वेल नोन बिल्डिंग इंक्लूडेड, द शाहजहां के टाइम में the well-known building included 5-story residential Panch Mahal built on pillars and दीवाने खास where he held private meetings for personal discussion। तो यहाँ पे शाहजहां के टाइम में एक 5 मंजिला बिल्डिंग बनाई गई, जिसे क्या कहा जाता है, पंच महल बनाया गया, जो पिलर्स पे बनी हुई है, जहाँ पे वो दीवाने खास किया करते थे। दीवाने खास मतलब जहाँ पे वो स्पेशल जो गेस्ट हुआ करते थे उनको ऑनर देने के लिए एक मीटिंग रखा करते थे, या फिर एक असेंबली रखा करते थे, जिसे क्या कहा जाता था, दीवाने खास कहा जाता था। और दीवाने आम वो जगह होती थी जहाँ वो कॉमन जो लोग हैं, है ना, कॉमन जो उनके जो राज्य के जो लोग हैं उनसे मिला करते थे। तो ही हेल्ड प्राइवेट मीटिंग्स फॉर पर्सनल डिस्कशन। बट द मोस्ट फेमस बिल्डिंग ऑफ दैट टाइम वाज ताजमहल विच शाहजहां कंस्ट्रक्टेड एट आगरा इन मेमोरी ऑफ हिज वाइफ। तो इस समय का सबसे इम्पोर्टेंट बिल्डिंग क्या है, ताजमहल जो ऊपर दिया गया था, जिसे शाहजहां ने बनाया। और कहाँ पे बनाया, आगरा में बनाया। और किसकी मेमोरी में बनाया, अपनी वाइफ की मेमोरी में बनाया। इट इज अ मैग्निफिसेंट बिल्डिंग with beautiful carvings of flowers and leaves studded with precious stones। तो ये जो बिल्डिंग है ये बहुत ही सुंदर बिल्डिंग है, व्हाइट कलर का, व्हाइट मार्बल से बना हुआ, जिसमें फ्लावर्स और लीव्स की क्या है, कार्विंग्स की गई है। मतलब पत्थरों पे, है, जो व्हाइट मार्बल है उसमें खुदाई करके जो है फ्लावर्स और लीव्स बनाए गए हैं, जिसमें कीमती पत्थर का भी यूज किया गया है। इट हैज लार्ज गार्डन्स ऑन ऑल साइड्स, और इसके चारों ओर जो है गार्डन है, ठीक है,
शाहजहां इज ऑल्सो रिमेम्बर्ड फॉर पीकॉक थ्रोन एंड फेमस कोहिनूर डायमंड। तो शाहजहां को और किसके लिए याद किया जाता है? पीकॉक थ्रोन और कोहिनूर डायमंड को, जिसे जो है दूसरे जो लोग हैं वो चुरा के ले गए। तो यहाँ पे बुलंद दरवाजा दिया गया है फतेहपुर सिकरी में जो है। तो मुगल एम्पायर्स वे फाउंड ऑफ गार्डन्स विद ब्यूटीफुल फाउंटेन्स। तो मुगल एम्पायर जो है गार्डन के बहुत ही ज्यादा प्रेमी थे और बहुत सुंदर सुंदर गार्डन्स बनवाया करते थे, और जिसमें क्या है गार्डन्स भी हुआ करते थे और फाउंटेन है ना, फव्वारे भी हुआ करते थे। जहांगीर हैज सेवरल वेल नोन गार्डन्स लेड आउट इंक्लूडिंग निशान गार्डन इन कश्मीर, तांजौर गार्डन इन पंजाब, शालीमार गार्डन इन लाहौर। तो जहांगीर ने भी बहुत सुंदर सुंदर गार्डन बनवाए। तो इसमें कौन से गार्डन इंक्लूडेड है? निशान गार्डन जो कश्मीर में है, तांजौर गार्डन जो पंजाब में है, और शालीमार गार्डन जो लाहौर में है। लाहौर कहाँ है? अभी प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है। द मुगल्स वेयर known for their use of flowing water in their gardens and they constructed beautiful fountain in many places। तो मुगल्स जो है गार्डन भी बनवाया करते थे और फव्वारे है ना, जो ब्यूटीफुल फाउंटेन्स मतलब बहुत सुंदर सुंदर फव्वारे भी बनाया करते थे, और साथ ही साथ में वहां पे फ्लोइंग वाटर्स हुआ करता था। गार्डन जो है वहां पे पानी भी हुआ करता था जो बहता रहता था नदी की जैसे। तो यहाँ पे ये रेड फोर्ट की पिक्चर दी गई है जो कि कहाँ है? दिल्ली में है। तो शाहजहां हैड जामा मस्जिद एंड रेड फोर्ट कंस्ट्रक्टेड इन दिल्ली। तो शाहजहां ने जामा मस्जिद और रेड फोर्ट जो है उसको दिल्ली में बनवाया। तो दीवानी खास एंड दीवानी आम ऑफ हिज फोर्ट आर फेमस। तो यहाँ पे जो रेड फोर्ट है वहां पे हम देख सकते हैं दीवाने खास और दीवाने आम। दीवाने खास जहाँ पे वो स्पेशल लोगों के साथ मीटिंग्स किया करते थे, दीवाने आम जहाँ वो जो उनकी प्रजा जो है उनके साथ मीटिंग किया करते थे। इवन टुडे सम ऑफ द नेशनल फेस्टिवल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन दिस फोर्ट। तो रेड फोर्ट जो है वहाँ पे हमारा जो इंडिपेंडेंस डे है वो उसे मनाया जाता है। तो जो नेशनल फेस्टिवल है इंडिपेंडेंस डे वो वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। तो गुडवाना इन छत्तीसगढ़ ऑल्सो हैड सम एग्जाम्पल्स ऑफ मुगल आर्किटेक्चर और बिल्डिंग्स इन्फ्लुएंस्ड बाय this architectural style. The kingdoms of घरा मंडला एंड रतनपुर आर प्रोमिनेंट among them। तो गुडवाना जो छत्तीसगढ़ है उसमें भी काफी सारा जो मुगल आर्किटेक्चर है उसका और बिल्डिंग्स जो है उसका जो छाप है, उसका जो प्रभाव है उसको देखने के लिए मिलता है। जैसे कि जो किंगडम्स है घर मंडला और रतनपुर वहां पे इम्पोर्टेंट है, प्रोमिनेंट मतलब इम्पोर्टेंट है, मुख्य है, जहाँ पे ये स्टाइल देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है और क्लास 7 का हमारा हिस्ट्री का सिलेबस भी कंप्लीट होता है। तो पूरा जो चैप्टर्स है हमने 1 बाय 1 सारे जो चैप्टर्स है उसको डिस्कस कर लिया है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सारे चैप्टर्स मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, तो आप 1 बाय 1 चैप्टर्स को देखिए, समझिए। क्लास 6 का जो रिविजन चैप्टर है उसे भी पक्के में देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए सारी चीजें। तो देखिए हिस्ट्री जो है स्टेप बाय स्टेप आप पढ़ते जाएंगे तो आपको कभी भी बोरिंग नहीं लगेगा। बहुत लोग ये मानते हैं कि हिस्ट्री बहुत बोरिंग है, सड़ा सब्जेक्ट है, घटिया सब्जेक्ट है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जहाँ पे हम अपने पास्ट के बारे में जानते हैं, जो हमारे पूर्वज हैं उनके बारे में जानते हैं, उन्होंने क्या अच्छा काम किया, जो गलत काम किया, ताकि उससे हम सीख सकें, उससे हम कुछ अच्छा मतलब ज्ञान प्राप्त कर सके। इसलिए हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो हिस्ट्री को बहुत एंजॉय करते हुए पढ़ना चाहिए और खुश रहना चाहिए हिस्ट्री पढ़ते समय। ये नहीं कि आपको बोरिंग लग रहा है, इस तरीके की बात तो अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल ही दीजिए। तो यहाँ पे वीडियो लेक्चर खत्म होता है। अगर वीडियो लेक्चर पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए, और अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियोस डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।